हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 92, यहां तक बात हुई थी। और सेक्शन 92 में क्या, प्रत्यासन का अधिकार ये दिया गया था। प्रत्यासन दो प्रकार का ये बताया गया था। एक विधिक प्रत्यासन था और एक कन्वेंशनल प्रत्यासन, जिसे अभिसमयात्मक प्रत्यासन ये कहा गया था। विधिक प्रत्यासन, इसकी व्यवस्था स्वयं टीपीए ये 92 पैरा 1 इसमें कह रही थी। और जो अभिसमयात्मक प्रत्यासन था वो 92 पैरा 2nd 3rd जो भी मतलब नीचे के पैराग्राफ्स में अभिसमयात्मक प्रत्यासन दिया गया था। विधिक प्रत्यासन उन लोगों को मिल रहा था जिन्हें मोचन का अधिकार था और बंधककर्ता से भिन्न थे, क्योंकि बंधककर्ता को प्रत्यासन का अधिकार नहीं मिलेगा। बंधककर्ता के पास तो मोचन का अधिकार है ही। प्रत्यासन का अधिकार उन्हें मिलेगा जो बंधककर्ता से भिन्न है, ठीक है। और बंधककर्ता से भिन्न व्यक्ति जिन्हें प्रत्यासन का अधिकार मिल सकता है वे कौन है? सेक्शन 91 में निर्दिष्ट व्यक्ति। 92 में क्लियर कहा था उसने कि वे व्यक्ति जो सेक्शन 91 में निर्दिष्ट है किंतु बंधककर्ता से भिन्न है। बंधककर्ता को प्रत्यासन का अधिकार कभी नहीं मिलेगा। वे व्यक्ति जो सेक्शन 91 में निर्दिष्ट है और बंधककर्ता से भिन्न है, दोनों कंडीशंस ये फुलफिल होनी चाहिए, तभी प्रत्यासन का अधिकार यह हासिल होगा। और वे व्यक्ति जो सेक्शन 91 में निर्दिष्ट है जब क्या करते हैं, जो बंधक दार है उसका पूर्विक उसके हित का मोचन कराते हैं, ठीक है। तो वे उसके हित में प्रत्याशित हुए समझे जाते हैं और प्रत्याशन के अधिकार के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त क्या होता है? उन्हें प्राप्त होता है मोचन, पुरोबंध और विक्रय के वे ही अधिकार जो वो व्यक्ति रखता था जिसके हित का उन्होंने प्रत्याशन ये कराया है। और अभिसमयात्मक प्रत्याशन क्या था? जबकि कोई धनराशि ये उधार देता था और रजिस्टर्ड इस बात की संविदा होती थी कि वह उसके हित में प्रत्याशित होगा, तब अभिसमयात्मक प्रत्याशन होता था। ऐसी स्थितियां हम लोगों ने सेक्शन 92 में देखी थी। अब 93 कहता है आबंधन का प्रतिषेध, ठीक है। आबंधन इसका प्रतिषेध किया जा रहा है और इसको होना ही चाहिए सेक्शन 93 को, अन्यथा 92 ये क्या करेगी? एक असामयिक सी स्थिति पैदा कर देगी। एक बंधक संपत्ति है, उसके कई सारे बंधक ये कर दिए गए, तो जो पूर्विक बंधकदार है इसके हित का मोचन नीचे के बंधकदार ये करा सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई समस्या यही नहीं। नीचे के एक बंधक संपत्ति, उसका एक बंधक मिस्टर ए के पक्ष में हुआ, दूसरा बंधक मिस्टर बी के पक्ष में हुआ, तीसरा बंधक मिस्टर सी के पक्ष में हुआ, चौथा बंधक ये मिस्टर डी के पक्ष में हुआ। तो डी चाहे तो ऊपर के सभी बंधकदारों के हित का मोचन ये करा ले, सी चाहे तो अपने से ऊपर वालों का हित ये मोचित करवा ले, ये स्थिति रहेगी। लेकिन सी स्वयं में बंधकदार है, डी स्वयं में बंधकदार है। ए ने पूर्विक बंधक जो निर्मित किया 50,000 रुपए के लिए, बी ने जो सेकंड बंधक सब्सिक्वेंट बंधक, ठीक है, ये निर्मित किया 40,000 रुपए के, ऐसे ठीक है क्रमवर्ती ढंग से नीचे तक आया। अब नीचे तक आने में मान लीजिए डी 10,000 रुपए का बंधकदार है ओरिजिनली, और उसने बी के हित का मोचन ये करवा लिया, तो वो बी के हित में प्रत्याशित ये समझ लिया जाएगा और वो मोचन बंधक और प्रोबंध के वे ही अधिकार, ठीक है, ये रखेगा जो बी के थे। ये सेक्शन 92 इसका मैंडेट है।
मोचन का अधिकार वो पूर्वी बंधकदार यानी ए के विरुद्ध ये रखेगा, क्योंकि अभी सेक्शन 94 आएगा, वो कहेगा मोचन ऊपर की ओर और पुरोबंध और विक्रय नीचे की ओर। ठीक है, अभी स्थिति आएगी तो बी जो हक रखता था मोचन का ऊपर की ओर रखता था, और ऊपर की ओर कौन था? ए। तो वो ए के हित के मोचन के अधिकार रखता था और पुरोबंध विक्रय नीचे की ओर। तो बी सी और डी के पुरोबंध और विक्रय इसके अधिकार ये रखता था, सी और डी के हित। और ए किसी के विरुद्ध मोचन का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि मोचन ऊपर की ओर है और ए से ऊपर कोई है ही नहीं। इसलिए ए मोचन का अधिकार नहीं रखता, लेकिन पुरोबंध और विक्रय का अधिकार रखता है, क्योंकि नीचे की ओर पुरोबंध और विक्रय वो करा सकता है। तो लेकिन बी जो मध्यवर्ती बंधकदार है, बी सी दोनों मध्यवर्ती बंधकदार, ए पूर्विक बंधकदार है तो डी सबसे अंतिम बंधकदार है। डी को मोचन के अधिकार ये होंगे, लेकिन डी को पुरोबंध और विक्रय के अधिकार सिर्फ बंधककर्ता के विरुद्ध तो उपलब्ध रहेंगे, लेकिन किसी बंधकदार के विरुद्ध उपलब्ध ये नहीं रहेंगे। लेकिन बी सी ये ऐसे बंधकदार हैं जो मध्यवर्ती बंधकदार के रूप में पुरोबंध और विक्रय दोनों के अधिकार ये भी रख रहे हैं, और साथ ही मोचन के अधिकार ये भी रख रहे हैं, दोनों अधिकार ये रख रहे हैं। और डी ने क्या किया है या सी ने क्या किया है? इसने बंधक का मोचन ये करा लिया है। किसका? बी का, बी के हित का मोचन उसने करा लिया। तो बी के अधिकारों में प्रत्याशित हुआ वो समझ लिया जाएगा, और जो बी के अधिकारों में प्रत्याशित हुआ समझ लिया जाएगा, इसके मतलब ए के, ठीक है, हित का मोचन कराने का उसे हक आ जाएगा, सी या डी जो भी कराएगा, और नीचे के लोगों के पुरोबंध और विक्रय के अधिकार ये उसे आ जाएंगे। लेकिन सी या डी जो भी मोचन करा रहा था बी के हित का, वो स्वयं भी, ठीक है, एक धनराशि के लिए बंधकदार है ओरिजिनली, और ओरिजिनली वो अगर एक धनराशि के लिए बंधकदार न होता तो उसे बी के मोचन के अधिकार ये भी प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कोई भी मोचन नहीं करा सकता बंधक का। बंधककर्ता ये तो मोचन कराएगा, और यह सेक्शन 91 में निर्दिष्ट व्यक्ति ये मोचन कराएंगे। अब ये स्वयं भी एक हित, ठीक है, यानी एक बंधक धन का बंधकदार ये भी है। अब इसने बी के हित का मोचन करा लिया, तो क्या ये बी के जगह पर आ गया? बी की जगह पर, यानी बी अगर 40,000 रुपए का बंधकदार था तो 40,000 रुपए तक के बंधक के लिए तो यह प्रत्याशित हुआ समझ लिया जाएगा। लेकिन ये बी की जगह पर नहीं आ गया, बी की जगह पर सिर्फ 40,000 रुपए के लिए आया है। इसकी जो मूल प्रतिभूति है, मूल प्रतिभूति यानी मूल रूप से जो, ठीक है, जिस हित के लिए, जिस धनराशि के लिए बंधकदार था, उस मूल प्रतिभूति के संबंध में ये कोई, ठीक है, पूर्विकता ये अर्जित नहीं करेगा। यानी मूल प्रतिभूति के लिए ये चौथे स्थान पर ही रहेगा। मूल प्रतिभूति के विषय पर ये कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करेगा, यानी आबंधन ये अपनी मूल प्रतिभूति का बी की प्रतिभूति के साथ कर दे, ये स्थिति नहीं होगी। क्यों? आबंधन का प्रतिषेध है। कहां? सेक्शन 93 में आबंधन बना है, ये अपनी मूल प्रतिभूति का आबंधन नहीं कर सकता। मूल रूप से 20,000 रुपए का बंधकदार था, मूल रूप से 10,000 रुपए का बंधकदार था। बी का बंधक 40,000 रुपए का, यह उसने मोचित करवा लिया। तो 40,000 रुपए के लिए
ये बी के स्थान पर आ गया। लेकिन मूल प्रतिभूति जो इसकी 10,000 रुपए या 20,000 रुपए थी, उसके लिए तो ये चौथे या तीसरे जिसमें स्थान पर था उसी स्थान पर है। इसका मतलब यह हुआ कि ए अगर अपनी ठीक है अपने बंधक के अधिकारों के प्रयोग में संपत्ति का पूर्वबंध और विक्रय करवाए तो सबसे पहले ए का धन ये मिलेगा। अगर कुछ शेष रहा तो बी को मिलेगा। ठीक है, और 40,000 रुपए जैसे ही पूरे हुए, बस वो जो मूल प्रतिभूति है इसकी वो इसे अब नहीं मिलेगी, फिर सी का बंधक धन ये दिया जाएगा और सी के बाद कुछ शेष रहा तो ये चौथे स्थान पर है, इसकी मूल प्रतिभूति का भुगतान ये किया जाएगा। ये नहीं होगा कि ये कहना शुरू कर दे कि हमारी मूल प्रतिभूति 10,000 की और बी की 40,000 की, 40 प्लस 10 50,000 रुपए हो गए और ए का बंधक धन भुगतान करने के बाद ये 50,000 रुपए हमारे दे दो, उसके बाद सी को निपटाओ। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? आबंधन का प्रतिषेध है। आप अपनी मूल प्रतिभूति को बी की प्रतिभूति के साथ ये आबद्ध नहीं कर सकते। बी के 40,000 रुपए, 40,000 रुपए के लिए आप आ गए उस स्थान पर। मान लीजिए बंधक संपत्ति बेचने के बाद ए का बंधक धन भुगतान किया जा सकता है, बी का बंधक धन भुगतान किया जा सकता है, सी का बंधक धन भुगतान किया जा सकता है और यहीं पर सारे पैसे खत्म हो गए। ठीक है, अब ही नहीं तो डी को अपनी मूल प्रतिभूति के संबंध में, अपने मूल बंधक के संबंध में कोई पैसा पेमेंट ये नहीं होगा, एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा। भाई वो तो बात खत्म हो गई। तुम्हारा जो मूल बंधक है वो तो अपनी ही जगह है, उसे कोई वरीयता ये थोड़ी मिली, उसे कोई पूर्विकता ये थोड़ी मिल गई। भाई पूर्विकता का सामान्य नियम यहां लागू होगा, सेक्शन 48। आपका जो मूल बंधक है वो तो तीसरे या चौथे स्थान पर है, तो आपको मूल बंधक के संबंध में कोई पूर्विकता ये अर्जित हो गई हो, ये थोड़ी हो जाएगा। आपने जिस बंधकदार के हित का मोचन करवाया उसके अधिकार में आप, ठीक है, ये प्रत्याशित हो गए। अब अगर ए के बंधक धन को चुकाने के बाद अगर ए ने पूर्वबंध और विक्रय करवाया, ठीक है, तो फिर पूर्वबंध करवा लिया तो बात ही खत्म हो गई। भाई पूर्वबंध अगर करवा लिया तो समस्या ही खत्म। लेकिन अगर विक्रय ये हुआ तो ए का बंधक धन चुकाने के बाद बी का बंधक धन चुकाया जाएगा और बी की जगह आप आ गए, तो बी के हित में आप प्रत्याशित माने जाएंगे। तो बी के हित का विस्तार तो 40,000 रुपए तक यहीं पर तक है। हाँ ये ठीक है कि आपके 10,000 रुपए और हैं, ये सही है, लेकिन वे 10,000 तो अलग हैं। आप अपने हित के लिए बी के स्थान पर प्रत्याशित हुए ये थोड़ी माने जाएंगे। आप बी के हित के लिए बी के स्थान पर प्रत्याशित हुए ये समझे जाएंगे। तो बी के हित का विस्तार ये तो 40,000 रुपए तक की सीमा तक है, तो 40,000 तक के लिए आप बी के स्थान पर आ गए। अब ए का बंधक धन चुकाने के बाद 40,000 रुपए के विस्तार तक ये पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। अब बी डिस्चार्ज हो गया, यद्यपि बी नहीं है, आप हो बी की जगह, लेकिन जो हित आपको मिला है इस स्थान पर वो बी का है। बी डिस्चार्ज हो गया, अब कुछ बचा तो सी सेक्शन 48 का जो पूर्विकता का सामान्य नियम है उसके मुताबिक तुमसे आगे, तो अब सी को मिलेगा ना। अब आपको तो
ठीक है, आपको तो सी के बाद मिलेगा। अब सी जिस बंधक धन के लिए बंधकदार है उसको चुकाने में ही सारा धन एग्जॉस्ट हो गया। तो आपने मूल रूप से जो बंधक निर्मित किया था उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप फायदा नहीं उठा सकते। आप अपने मूल बंधक धन को बी के बंधक धन के साथ मिला नहीं सकते। दोनों बंधक के संव्यवहार अलग अलग थे और अलग अलग ही रहेंगे। प्रत्यासन के नियम का असामयिक लाभ किसी को नहीं मिलेगा। इसी नियम को आबंधन के विरुद्ध प्रतिषेध के नाम से जाना जाता है, और यह नियम होना भी चाहिए। भाई आपने बी के हित का प्रत्यासन कराया, ठीक है, बी के हित का मोचन कराया, आप उसके स्थान पर आ गए। तो इक्विटेबल यही है कि आपको बी के हित के विस्तार तक ही पूर्विकता का लाभ यह लेने दिया जाए। आपको अपने मूल बंधक धन के संबंध में किसी प्रकार की पूर्विकता का लाभ न मिलना चाहिए और न मिलेगा। इसी नियम को आबंधन के विरुद्ध प्रतिषेध इस नाम से जानते हैं, और सेक्शन 93 में इसी को इनेक्ट किया गया है। देख लें, कहता कोई भी बंधकदार जो पूर्विक बंधक को मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए या न होते हुए चुका देता है, कोई भी बंधकदार, यानी डी, चाहे उसे इस बात की सूचना है कि सी का भी बंधक है बीच में हमारे बीच में एक और मध्यवर्ती बंधकदार है, चाहे उसे इस बात की सूचना है और या चाहे नहीं है, यदि वो बी का बंधक चुका देता, कोई भी बंधकदार जो अपने पूर्विक बंधकदार के बंधक को किसी मध्यवर्ती बंधकदार की सूचना होते हुए या न होते हुए चुका देता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग का वही तरीका जो पूरे टीपीए में आया है कि पहले यह बताना कि सेक्शन में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत ये किस परिस्थिति में लागू होगा। सिचुएशन बता रहे हैं कि जहां पर एक बंधकदार, कोई भी बंधकदार, वो समय की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, पांचवें नंबर पर है, इससे कोई मतलब नहीं। जहां कोई भी बंधकदार अपने से पूर्व के बंधक को किसी मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए या न होते हुए चुका देता है। सी बीच में है, डी को इस बात की जानकारी है या नहीं है। यानी 93 आबंधन के विरुद्ध प्रतिषेध का नियम ये सूचना के आधार पर निष्फल नहीं हो सकता। क्यों लिखा है सेक्शन 93 में? कोई भी बंधकदार जो अपने पूर्वी बंधक को मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए या न होते हुए चुका देता है। ठीक है, अपनी मूल प्रतिभूति के विषय में, मूल प्रतिभूति यानी डी की जो 10,000 रुपए 20,000 रुपए की जो मूल प्रतिभूति है, अपनी मूल प्रतिभूति के विषय में कोई पूर्विकता तद्द्वारा मीनिंग देयर बाय ऊपर बताए गए कृत्य के द्वारा, तद्द्वारा की डेफिनेशन ऐसे लेते हैं। ठीक है, कोई भी पूर्विकता तद्द्वारा अर्जित नहीं करेगा। ठीक है, अपनी मूल प्रतिभूति के विषय में वो कोई पूर्विकता तद्द्वारा अर्जित नहीं करेगा। बेयर ने एकदम क्लियर कहा, और धारा 79 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय, धारा 79 द्वारा उपबंधित दशा क्या है कि जबकि अधिकतम रकम अभिव्यक्त है, जबकि अधिकतम रकम अभिव्यक्त है, 1 लाख रुपए तक का बंधक किया गया। ठीक है, और मूल बंधकदार, ठीक है, इससे बंधककर्ता ने जो रुपए लिए वो 85,000 लिए। ठीक है, लेकिन मूल बंधक वो तो ज्यादा धनराशि तक है, पूर्ण धनराशि ये तो बंधककर्ता ने बंधक ऋण के रूप में उसी समय प्राप्त नहीं की, लेकिन अधिकतम रकम तो अभिव्यक्त है। और पार्श्विक बंधकदार, उसने भी एक बंधक ये कर दिया। तो जो अधिकतम रकम अभिव्यक्त है उस रकम की सीमा तक अगर पूर्वी बंधकदार कुछ दे देता है इसको बंधककर्ता को, तो चूंकि अधिकतम रकम अभिव्यक्त रहते हुए पार्श्विक बंधकदार ने बंधक किया था, तो वो अधिकतम रकम की सीमा तक, उस विस्तार तक जो भी रकम पूर्वी बंधकदार द्वारा बकाया रकम के रूप में बंधककर्ता को दी जा रही है, उसके विषय में तो पूर्वी बंधकदार
समय के दृष्टिकोण से रकम बाद में देने के बावजूद पूर्विकता अर्जित कर लेगा। लेकिन उसके अलावा भले ही पूर्विक बंधकदार भी उस अधिकतम रकम के सीमा के बाहर अगर कोई बंधक धन ये बंधककर्ता को दे दे तो उसके विषय पर भी वो कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करेगा। यानी हमने अधिकतम रकम अभिव्यक्त 1 लाख रुपए करके आपको, ठीक है, एक बंधक कर दिया, रुपए आपने 85,000 लिए। उसके बाद उसी बंधक संपत्ति पर एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए इसका बंधक दे दिया। हमने तुम्हें 1 लाख रुपया फिर बंधक धन दे दिया, तो अधिकतम रकम उसमें तो 1 लाख अभिव्यक्ति थी, 50,000 दिए गए थे, 50,000 तो वहां बकाया, ठीक है। 50,000 के विषय पर ये दोबारा जो 1 लाख हमने दे दिया, इसमें से 50,000 रुपए तक के लिए तो हम पूर्विकता अर्जित करेंगे पार्श्विक बंधकदार से, क्यों? वो अधिकतम रकम का भाग बन गया। जो शेष 50,000 बचा, इसके लिए क्या होगा? पहले 1 लाख, फिर पार्श्विक बंधकदार, और बाद में, ठीक है, इसके बाद मेरे 50,000, ठीक है। ये स्थिति निकल कर आएगी, ठीक है। तो पूर्विक बंधकदार धारा 79 द्वारा उपबंधित दशा में ही कोई पूर्विकता अर्जित कर सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहां आबंधन का प्रतिषेध कर रहा है। क्या कहता है कि कोई भी बंधकदार, ठीक है, कोई भी बंधकदार अपने से पूर्विक बंधकदार के बंधक का मोचन चाहे मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए या न होते हुए यदि करा लेता है, ठीक है, तो वह अपनी मूल प्रतिभूति के विषय में तद्द्वारा कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करेगा। और धारा 79 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय कोई भी बंधकदार जो मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए या न होते हुए बंधककर्ता को पार्श्विक धन उधार दे, ऐसे पार्श्विक उधार के लिए अपनी प्रतिभूति के बारे में तद्द्वारा कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करेगा। यानी दोनों की बात नहीं, ठीक है। ए भाई डी क्या कर रहा है? बी का, ठीक है, डी कर रहा है बी के बंधक धन का मोचन, ये करा रहा है, उसके अधिकार में प्रत्याशित हो गया, ठीक है। लेकिन अपनी मूल प्रतिभूति के विषय में कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करेगा। अब कोई पूर्विक बंधकदार इसी बंधककर्ता को पार्श्विक धन उधार दे, ठीक है, तो धारा 79 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय पूर्विक बंधकदार पार्श्विक तौर पर उधार दिए गए धन के संबंध में भी कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करेगा। यानी पूर्विक बंधकदार सिर्फ धारा 79 में वर्णित दशा में ही पार्श्विक उधार देने की स्थिति में, ठीक है, पूर्विकता अर्जित कर सकता है, अदरवाइज नहीं। धारा 79 द्वारा उपबंधित दशा 1 लाख रुपए अधिकतम रकम अभिव्यक्त करके हमने आपको, ठीक है, बंधक धन दे दिया। इनफैक्ट 50,000 रुपए दिए, पूरे 1 लाख नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद एक पार्श्विक बंधक 20,000 रुपए के लिए आ गया। उसके बाद फिर हमने 2 लाख रुपए, यानी पार्श्विक धन के रूप में, पार्श्विक उधार के रूप में पूर्विक बंधकदार ने 2 लाख रुपए फिर बंधककर्ता को दे दिया, ठीक है ना। तो पार्श्विक उधार के संबंध में पूर्विक बंधकदार तद्द्वारा कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करेगा पार्श्विक उधार के संबंध में। तो पार्श्विक उधार माना कितना जाएगा? 50,000 तो उस अधिकतम रकम में ही बकाया रहेगा, ठीक है। 50,000 तो उधर एडजस्ट हो गए, बचे फिर हमने पार्श्विक उधार के तौर पर 2 लाख दिए ना, तो 2 लाख माइनस 50,000 पार्श्विक उधार, इनफैक्ट नेट, ठीक है, जो पार्श्विक उधार है वो कितना? 1.5 लाख रुपए। तो पूर्विक बंधकदार भी, ठीक है, पूर्विक बंधकदार भी जो पार्श्विक उधार देगा उसके विषय में तद्द्वारा कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करेगा। पार्श्विक उधार के संबंध में पूर्विकता अर्जित करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ धारा 79 द्वारा बताया गया तरीका ही है, ठीक है। तो 2 लाख, इसमें से 50,000 निकाल दीजिए, इसके संबंध में तो पूर्विकता उसे मिलेगी क्योंकि वो अधिकतम रकम अभिव्यक्त था। उसके बाद पार्श्विक जो बंधकदार है उसे ही पूर्विकता मिलेगी, और 1.5 लाख जो तुम्हारा पार्श्विक उधार माना जाएगा उसके संबंध में तुम भी कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करोगे,
तो आबंधन का प्रतिषेध दोनों प्रकार के, पूर्विक बंधकदार पर भी और पार्श्विक बंधकदार पर भी एक सीमा ये लगाता है। ठीक है, और इसी को आबंधन का प्रतिषेध इस नियम से चाहते हैं। ठीक है, सेक्शन 94 क्या कहता है? कहता मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार, और इसे 91 एक के साथ इसे ऐसे मानते, मानो 94 91 का 91 का इसका भाग हो, ऐसे मानकर चलते हैं, क्योंकि आधी बात 94 में लिखी है और आधी बात 91 का में लिखी है। 91 का क्या कहता है? 91 का कहता है कि वे व्यक्ति जो बंधककर्ता से भिन्न है, ठीक है, किंतु बंधक संपत्ति में या मोचन की साम्या में या तो कोई हित रखते हैं या कोई भार रखते हैं, वे बंधक का मोचन करा सकेंगे। ये कहता है वे व्यक्ति जो बंधक संपत्ति में या मोचन की साम्या में कोई हित या कोई भार रखते हैं और बंधककर्ता से भिन्न है, बंधककर्ता नहीं है, वे मोचन का अधिकार रखेंगे बंधककर्ता के ही समान। ये लिखा है वहां। और इस डेफिनेशन में जो पार्श्विक बंधकदार है वो भी आता है। ठीक है, क्योंकि वो मोचन की साम्या में हित रखने वाला व्यक्ति है। ठीक है, आपको सेक्शन 91 जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने बात की थी कि जिस समय बंधक संपत्ति पहली बार बंधक होती है उस समय तो वो बंधक संपत्ति होती है, लेकिन जब उसी बंधक संपत्ति का कोई सब्सिक्वेंट मोर्टगेज ये किया जाता है तो वो बंधक संपत्ति नहीं होती है बल्कि मोचन की साम्या ये होती है। तत्वतः आप उसे गलत फहमी में बंधक संपत्ति ये कहते हैं, क्योंकि बंधक संपत्ति तो वो तब थी जब वो पूर्ण थी, लेकिन उस संपत्ति में से एक हित जब बंधकदार को चला गया, पूर्विक बंधकदार को, तो वो बंधक संपत्ति तो नहीं है, बंधक संपत्ति से कुछ कम है। अब वो जो बंधक संपत्ति से कुछ कम है उसे एक विशेष नाम कानून में दिया जाता है, मोचन की साम्या। इसे मोचन की साम्या कहा जाता है। तो जो पार्श्विक बंधकदार के पास आ रहा है वो तो मोचन की साम्या है। ठीक है, और इस मोचन की साम्या में पार्श्विक बंधकदार हित ये रखता है, क्योंकि अगर पूर्विक बंधकदार ने अपने बंधक के मोचन में बंधक संपत्ति का विक्रय या पूर्वबंध करा लिया तो इस पार्श्विक बंधकदार के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए इसे सेक्शन 91 में एक हक दिया गया कि मान लीजिए पूर्वी बंधकदार के पास पूर्वबंध का अधिकार है, ठीक है, अब वो पूर्वबंध करा लेगा और पार्श्विक बंधकदार के पास विक्रय का अधिकार है, तो जब पूर्वबंध ही हो जाएगा तो पार्श्विक बंधकदार के लिए बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। तो पार्श्विक बंधकदार के लिए युक्ति संगत यह है कि सेक्शन 91 का खंड के अधिकार का उपयोग करते हुए वह पूर्विक बंधकदार द्वारा संपत्ति का पूर्वबंध कराने से पहले ही उसके बंधक धन को चुका दे। ठीक है, और पूर्विक बंधकदार के हित में प्रत्याशित हो जाए सेक्शन 92 के मुताबिक। ठीक है, ताकि उसके पास जो मोचन की साम्या है ये सुरक्षित रहे। अब तो वो पहले तो अब उसी को हक आ गया। ठीक है, पूर्वबंध का अब तो बंधककर्ता या तो छुड़ाए या वो फायदे में रहेगा ही रहेगा, उसे संपत्ति मिल ही जाएगी। ठीक है, इसलिए ये पार्श्विक बंधकदार, ठीक है, मोचन की साम्या में हित रखने वाले व्यक्ति की श्रेणी में आ गया। ठीक है ना, तो पार्श्विक बंधकदार मोचन की साम्या में हित रखने वाला व्यक्ति है और ये पूर्वबंध करा सकता है अपने से पूर्विक बंधकदार का। ठीक है, तो अच्छा, पूर्विक बंधकदार के हित का मोचन कराने का हक इसे आ गया सेक्शन 91 का के मुताबिक। ठीक है, इस पार्श्विक बंधकदार को ये मोचन करा सकता है अपने पूर्विक बंधकदार का, तो पूर्विक बंधकदार का मोचन करा सकता है। इसके मतलब मोचन किधर गया? ऊपर की ओर गया, मोचन ऊपर की ओर गया।
और जो पूर्विक बंधकदार है ये तो किसी का हित का मोचन करा ही नहीं सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं। ठीक है ना। जो सबसे पहला बंधकदार है यानी पूर्विक है, क्योंकि पूर्वी के बाद जितने आएंगे वो मध्यवर्ती कहलाएंगे, और जो सबसे अंतिम होगा वो अंतिम कहलाएगा। ठीक है। तो जो पूर्विक बंधकदार है या जो पहला बंधकदार है उससे ऊपर कोई है ही नहीं, वो किसका मोचन कराएगा? वो तो कराए तो पूर्वबंध विक्रय कराए नीचे का। ठीक है। तो सेक्शन 91 से जो इन्फ्रेंस निकल रहा है, ठीक है, 91 का इससे जो इन्फ्रेंस निकल कर बाहर आ रहा है वो क्या आ रहा? मोचन ऊपर की ओर, मोचन ऊपर की ओर। और सेक्शन 94 कहेगा पूर्वबंध और विक्रय नीचे की ओर। ठीक है ना। इसीलिए इसे 91 का भाग ये माना जाता है कि आधी बात 91 का में कह दी गई और आधी बात 94 में कही जा रही है। 94 देखें क्या कहता है? मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार। कहता है जहां की संपत्ति अनुक्रमिक ऋणों के लिए अनुक्रमिक बंधकदारों के पास बंधक रखी जाती है, अनुक्रमिक ऋणों के लिए अनुक्रमिक बंधकदारों के पास बंधक रखी जाती है। यानी पहले 50,000 का एक बंधकदार, फिर 40,000 का दूसरा, फिर 30,000 का तीसरा, फिर 10,000 का चौथा। अनुक्रमिक ऋण है, अनुक्रम से आ रहे हैं, और बंधकदार भी अनुक्रमिक है। जहां की, ठीक है, संपत्ति अनुक्रमिक ऋणों के लिए अनुक्रमिक बंधकदारों के पास बंधक रखी जाती है, वहां मध्यवर्ती बंधकदार के अपने से पीछे वाले बंधकदारों के विरुद्ध वे ही अधिकार होंगे जो उसे बंधक कर्ता के विरुद्ध है। कहता है जहां की कोई संपत्ति अनुक्रमिक ऋणों के लिए अनुक्रमिक तौर पर बंधक की जाती है, वहां प्रत्येक मध्यवर्ती बंधकदार के, पूर्विक बंधकदार नहीं कहा उसने, उसने कहा प्रत्येक मध्यवर्ती बंधकदार के अपने से पीछे वाले बंधकदारों के विरुद्ध वे ही अधिकार होंगे जो उसके बंधककर्ता के विरुद्ध हैं। बंधककर्ता के विरुद्ध किसी भी बंधकदार का अधिकार होता कौन सा है? पूर्वबंध और विक्रय। इसके अलावा किसी भी बंधकदार का बंधककर्ता के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होता। पूर्वबंध विक्रय रिसीवर की नियुक्ति, यही तो अधिकार है। ठीक है। जो बंधकदार के बंधककर्ता के विरुद्ध यह होते हैं कतिपय परिस्थितियों में, धारा 68 की परिस्थितियों में बंधक धन के लिए मुकदमा लाने का हक, यही तो है और क्या है। ठीक है ना। तो कहता है प्रत्येक जहां की एक बंधक संपत्ति अनुक्रमिक ऋणों के लिए अनुक्रमिक तौर पर बंधक की गई है, वहां प्रत्येक मध्यवर्ती बंधकदार के अपने से नीचे वाले बंधकदारों के विरुद्ध वे ही अधिकार होंगे जो उसके बंधककर्ता के विरुद्ध हैं। बंधककर्ता के विरुद्ध उसके अधिकार क्या है? पूर्वबंध विक्रय, रिसीवर की नियुक्ति, यही है। मध्यवर्ती बंधकदार कौन से? पूर्ववर्ती के बाद जितने हैं। ठीक है। पूर्ववर्ती के बाद जितने हैं अंतिम तक, क्योंकि अंतिम से नीचे कोई है ही नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया कि मोचन ऊपर की ओर हो गया। ठीक है। अब पूर्वबंध विक्रय नीचे की ओर हो गया, क्योंकि मध्यवर्ती बंधकदार ये पूर्वबंध अगर कराना चाहता है तो अपने से ऊपर वालों का कराए 91 का के मुताबिक, और पूर्वबंध विक्रय कराना चाहता है तो नीचे वालों का कराए 94 के मुताबिक, क्योंकि सेक्शन 94 कहता है कि मध्यवर्ती बंधकदार के अपने से नीचे वालों के विरुद्ध वे ही अधिकार हैं जो उसके बंधककर्ता के विरुद्ध हैं, और बंधककर्ता के विरुद्ध जो उसके अधिकार है वो पूर्वबंध और विक्रय के ही है। ठीक है। तो सेक्शन 94 प्लस सेक्शन 91A। अब जो समस्या होती है आपसे एलएलबी में तो पूछा जाता है प्रत्यासन का अधिकार। प्रत्यासन भी आपने कंप्लीट नहीं लिखा, थोड़ा बहुत भी लिख दिया, नंबर मिल गए। और जब आप कंपटीशन की फील्ड में आएंगे तो 94 भी पूछा जाएगा, 93 भी पूछा जाएगा, वो तो छोड़ ही रखा है। तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो कुछ हो ही नहीं पाया, हमें तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, देर कभी नहीं हुई, लेकिन फिर आपका मन थोड़ा सा खराब होगा। इसलिए एक एक चीज, इफ यू वांट टू क्रैक द कंपटीशन, अगर आप कंपटीशन में सफलता अर्जित करना चाहते हो तो यहां कुछ लिखा कर आए हैं तो उन लोगों की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि यहां जो लिखा कर आए हैं वो बहुत कम लोग हैं।
अब वो लिखा कर ही आए तो फिर कुछ भी कर लो, लेकिन यहां अगर आप लिखा कर नहीं आए, ठीक है, या यहां ये लिखा कर आए कि मेहनत से सफलता अर्जित होगी, तो फिर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना समझा नहीं जा सकता मामले को, क्योंकि टीपीए, पूरी टीपीए एक है। ये तो सुविधा के दृष्टिकोण से पैराग्राफों पर संख्यांक लगाकर उन्हें एक दूसरे से अलग करके धाराओं का नाम दे दिया गया है, और अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम उन्हें 1 बाय 1 पढ़ते हैं, अन्यथा बात तो एक ही है और एक भी लाइन छोड़ी नहीं जा सकती। तो सेक्शन 94 ये हुआ। अब 95 कहता है सहबंधककर्ता का व्यय पाने का अधिकार, ठीक है, मोचन कराने वाले सहबंधककर्ता का, क्योंकि सहबंधककर्ता ये भी 91 का के मुताबिक बंधक संपत्ति में हित, ये मोचन की साम्य में नहीं, ये बंधक संपत्ति में ही हित रखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि सहबंधक करता है वो भी उस बंधक संपत्ति का, ठीक है, स्वामी है, ठीक है, सह स्वामी है तभी तो सहबंधक करता है वो, उसे भी मोचन का अधिकार मिला है 91 का के मुताबिक। उसने क्या किया, मोचन करा लिया। अब वो सहबंधक करता भी है और किसी एक बंधकदार के हित का, ठीक है, बंधकदार भी है, हित का बंधकदार, तो ये ना कहे किसी एक बंधकदार के हित में प्रत्याशित हुआ व्यक्ति भी है, प्रत्याशीन हो गया है। अब क्या होगा कि जब उस बंधकदार के हित के मोचन की बात आएगी तो सारे बंधकदारों से, उसके अलावा जितने हैं उनसे वह आनुपातिक कंट्रीब्यूशन ये पाने का हकदार है, ठीक है ना भाई, उतना उतना उसे मिलना चाहिए, उसका हिस्सा जो बन रहा है उसे छोड़ने के बाद जितना बन रहा है वो सारे बंधकदारों में विभाजित होना चाहिए और उसे प्राप्त होना चाहिए, और बाकी जितने बंधक हैं उस संपत्ति पर उसमें कंट्रीब्यूशन वो भी करेगा, क्यों, एक ही बंधकदार के हित में तो प्रत्याशीन हुआ और कई सारे बंधकदार हैं, तो बाकी सब में तो वो भी कंट्रीब्यूट करें। लेकिन जब इस बंधककर्ता के, ठीक है, उस बंधकदार की बात आएगी जिसके हित में ये बंधककर्ता प्रत्याशीन हो गया, तो फिर शेष से ये कंट्रीब्यूशन कर लेगा, लेकिन खुद कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मोचन करा चुका है, ठीक है ना, और प्रत्याशित है, ठीक है, तो अपनी इस जेब से पैसे निकाल के इस जेब में तो नहीं रखेगा। अगर ये कंट्रीब्यूट करे तो यही तो स्थिति आएगी कि इस जेब से पैसा निकाले, इस जेब में रखे, यही तो होगा। शेष जो बंधकदार हैं उनसे ये आनुपातिक भाग प्राप्त करने का हकदार है, ये तो बात सही है। अच्छा, आनुपातिक भाग दे भी दिया शेष बंधकदारों ने इस बंधककर्ता को, ठीक है, लेकिन क्या इतना ही शेष बंधकदारों का दायित्व है? इस बंधककर्ता ने, ठीक है, उस बंधकदार के हित का मोचन कराने में जो खर्च किया है, ठीक है, खर्च भी तो हुआ है इसका, क्योंकि बंधक संपत्ति प्रति अंतरित करने में हो सकता कुछ खर्च ये हुआ हो सकता है इसने न्यायालय में मुकदमा, ठीक है, न्यायालय में डिपॉजिट ये इसे करना पड़ा हो, तो वकील आदि के खर्च ये हो गए हो, वो खर्च जो उस बंधकदार के हित का मोचन कराने में इस बंधककर्ता का हुआ, इस खर्च को भी तो इन सहबंधककर्ताओं द्वारा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना, ये खर्च भी तो इसे मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये, ठीक है, उस बंधकदार के हित का मोचन कराकर उसके जगह पर प्रत्याशित न हुआ होता तो हो सकता वो बंधकदार पूर्वबंध या विक्रय ये करा लेता, तब तो संपत्ति नहीं बचती भाई। इसने उसके हित का प्रत्याशन करा के, और प्रत्याशन कराने के लिए उसके हित का मोचन करा के वास्तव में तो बंधक संपत्ति की सुरक्षा यही की है, और बंधक संपत्ति की सुरक्षा में तो सारे बंधककर्ताओं का हित था। तो इस सहबंधककर्ता को खर्च जो इसका हो गया वो उस बंधक धन जिसका, ठीक है, प्रत्याशन का हक इसे हासिल हुआ है, उस बंधक धन के अलावा इसे ये खर्च ये भी मिलना चाहिए,
ठीक है, न्याय की बात यही है कि इसे वो खर्च ये भी मिलना चाहिए। तो ये सहबंधक करता खर्च प्राप्त करने का हकदार ये भी है। किसमें? सेक्शन 95 में। क्या कहता है देखें, कहता है जहां की कई बंधकर्ताओं में से, मोर देन वन मोर्टगेजी है, कहता है जहां की कई बंधकर्ताओं में से एक बंधककर्ता बंधक संपत्ति का मोचन करा लेता है। कई बंधककर्ता हैं और उनमें से एक ने बंधक संपत्ति का मोचन करा लिया, चाहे पूरी बंधक संपत्ति का मोचन करा लिया और चाहे किसी एक बंधकदार के हित का मोचन करा के प्रत्याशित हो गया, लेकिन उसने बंधक संपत्ति का मोचन कराया है, ये शब्द ये तो बोले ही जाएंगे। जहां की कई बंधककर्ताओं में से एक बंधककर्ता बंधक संपत्ति का मोचन करा लेता है, वहां अपने सहबंधककर्ताओं के विरुद्ध धारा 92 के अधीन प्रत्याशन का अपना अधिकार प्रवृत्त कराने में वह ऐसे मोचन में उचित तौर पर किए गए व्ययों का ऐसा आनुपातिक भाग उनसे वसूलनीय बंधक धन में जोड़ने का हकदार होगा जैसा उस संपत्ति में उनके अपने अपने अंश मध्य हुआ माना जा सके। खर्चा भी आनुपातिक तौर पर लेंगे, क्योंकि भाई खर्च में आपका कंट्रीब्यूशन ये भी तो होना चाहिए, आप भी तो सहबंधक करता हो, लेकिन अन्य सहबंधकर्ताओं के जो अंश है बंधक संपत्ति में, उन अंशों के मुताबिक, ठीक है, खर्च में और बंधक धन में जो अनुपात माना जा सके, उस अनुपात में खर्च और बंधक धन दोनों ये सहबंधककर्ता धारा 92 द्वारा दिया गया प्रत्याशन का अधिकार प्रवृत्त करने में मूल बंधक धन में जोड़ सकेगा और वो वसूल सकेगा, ठीक है। और वो बंधक धन चुकाकर ही अन्य सहबंधककर्ता इससे अपनी संपत्ति का मोचन ये करा पाएंगे, अन्यथा नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना। तो आनुपातिक रूप से खर्च वसूल करने का हक भी सहबंधककर्ता को सेक्शन 95 में मिला। अब 96 है, यह हक विलेखों के निक्षेप द्वारा जो बंधक किया जाता है, उस बंधक में बंधकदार को क्या अधिकार ये प्राप्त होंगे, उनकी चर्चा कर रहा है। और सेक्शन 96 क्या कहता है? कुछ नहीं, सीधी सी बात कहता है, एतस्मिन् पूर्व अंतर्विष्ट उपबंध, एतस्मिन् पूर्व अंतर्विष्ट जो उपबंध सादा बंधक को लागू होते हैं, बेहक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को यावत शक्य लागू होंगे, जहां तक हो सके वहां तक लागू होंगे। एतस्मिन् पूर्व अंतर्विष्ट उपबंध जो सादा बंधक को लागू होता है, तो एतस्मिन् पूर्व अंतर्विष्ट उपबंध सेक्शन 58 भी था और उसमें हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक के संबंध में यह लिखा था कि इसके रजिस्टर्ड होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो वो तो एतस्मिन् पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों में साफ साफ लिखा है, इसलिए हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक निर्मित करने के लिए हक विलेखों का निक्षेप यानी हक विलेखों का डिपॉजिट यही पर्याप्त है, ये सेक्शन 58 में ही लिखा और लिखा था कि हक विलेखों का डिपॉजिट, हक विलेखों का निक्षेप अगर बंधकदार के पास हो जाता है तो वे हक विलेख जिस संपत्ति से संबंधित है वह संपत्ति बंधकदार के पास बंधक हुई समझ ली जाएगी, ये पहले ही लिखा है। उपचार के बारे में वहां कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना। हाँ, सादा बंधक की दृष्टि में बंधकदार को अपने बंधक धन के संबंध में क्या उपचार प्राप्त होगा, ये वहां लिखा, कहां? धारा 67 में। और वो उपचार क्या है? व्यक्तिगत रूप से आबद्ध और साथ ही संपत्ति की विक्रय करके संपत्ति का विक्रय, ये दोनों सादा बंधक की दशा में उपचार बंधकदार को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सादा बंधक में व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है पहले कि हम पर्सनली इस लोन का रिपेमेंट ये करेंगे और हम ना करें तो हमारी अमुक संपत्ति का विक्रय करा के वसूल लीजिए। तो हक विलेखों के निक्षेप में वही अधिकार जो सादा बंधकदार को प्राप्त होंगे, वही अधिकार हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक किए गए बंधक के बंधकदार को प्राप्त होंगे। ये सेक्शन 96 की व्याख्या करने से निकला हुआ निष्कर्ष है, ठीक है ना। क्योंकि लिखा क्या? एतस्मिन् पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन,
तो एतस्मिन् पूर्व अंतर्विष्टु बंधों के अद्यदीन सादा बंधक किए जाने का तरीका ये तो बताया ही गया है। जो तरीका बताया गया तो तरीका तो वही रहेगा, सादा बंध, ठीक है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक किए जाने का। हाँ ये ठीक है कि मोचन पर बंधकदार को क्या प्राप्त होगा, मोचन पर तो न कहें क्योंकि मोचन हो गया तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, बंधकदार को अपने बंधक धन की वसूली के संबंध में क्या अधिकार रहेंगे, वो वही रहेंगे जो सादा बंधकदार इसे, और उसे क्या है पर्सनली वो वसूल सकता है और साथ ही साथ संपत्ति का विक्रय कराकर भी वसूल सकता है। ये सेक्शन 96 और 98 विलक्षण बंधकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व, यानी विलक्षण बंधक, क्योंकि इसमें एक से अधिक बंधक इसके लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए पक्षकारों के यानी बंधककर्ता और बंधकदार दोनों के अधिकारों का वर्णन सेक्शन 98 में हो रहा है। विलक्षण बंधक के बंधककर्ता के अधिकार ये भी 60 से तय नहीं होंगे और विलक्षण बंधक के बंधकदार के अधिकार ये भी धारा 67 इससे तय नहीं होंगे। पक्षकारों के और पक्षकार बंधक के कौन होते हैं, बंधककर्ता और बंधकदार, दोनों के हक कहां तय होंगे, 98 में कहता है विलक्षण बंधक की दशा में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व बंधक विलेख में यथा, ठीक है, का यथा संक्षिप्त लिखा है हमारे में, अंग्रेजी देख लेते हैं। इन दिस केस ऑफ एन एनामोलस मोर्टगेज द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टी शैल बी डिटरमाइंड, ठीक है, यानी निश्चित की जाएंगी बाय देयर कॉन्ट्रैक्ट एज एविडेंस in the mortgage deed and so far as such contract does not extend by local uses। दो बातें आ गई। उन्होंने कहा विलक्षण बंधक के जो पक्षकार हैं उनके अधिकार और दायित्व प्रथमतः, ठीक है, उस विलेख से, उस संविदा से तय किए जाएंगे जो बंधक विलेख में अंतर्विष्ट है, जो बंधक विलेख में लिखी हुई है। और अगर कुछ बंधक विलेख में नहीं लिखा है तो उस स्थान पर जो स्थानीय प्रथा ये होगी उसके मुताबिक विलक्षण बंधक के पक्षकारों के जो अधिकार हैं वे तय किए जाएंगे। यानी विलक्षण बंधक के पक्षकारों के अधिकार या तो संविदा से या स्थानीय प्रथा इससे अवधारित होंगे, वे धारा 60 और धारा 67 इससे अवधारित नहीं होंगे। ठीक है ना, तो सेक्शन 98 विलक्षण बंधक के बारे में बात करती है, 99 निरसित और बंधक खत्म हो गया। अब 100, 101, 102, 103, 104 ये बचा है और 100 भार की बात करेगा। 101 विलेन न होना, 102 सूचना और 103 नियम बनाने, ये सारी चीजें। तो मुख्य जो सेक्शन है वो 100 है। उम्मीद हमारी ये है कि कल हम लोग बंधक खत्म कर लेंगे और कल ना हो पाया तो परसों तो कर ही लेंगे अगर भगवान जी ने कृपा रखी तो, और बाकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे।